हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं ध्वनि एवं तरंग। ठीक है, देखिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए तरंग किसे कहते हैं। तरंग किसी माध्यम में एक प्रकार का विक्षोभ है जिसकी वजह से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। ठीक है, तरंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यांत्रिक, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहली यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है जिनमें माध्यम के कण तरंग के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे ठोस व ध्रुवों की सतहों पर ही उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे गैसों में उत्पन्न नहीं होती, जैसा कि प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव आती है। ठीक है, माध्यम के कण तरंग के लंबवत गति करते हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे होते हैं जिनके माध्यम के कण तरंग के समांतर गति करती है। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग और स्प्रिंग तरंगे। ठीक है, संपीड़न। ठीक है, दाब व घनत्व उच्च होता है इनका, विरल में दाब व घनत्व कम होता है। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन करती है। एग्जाम्पल प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, ऊष्मा तरंगे, परावैगनिक किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है, जैसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश चाल निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तरंग में संबंधित परिभाषाएं। तरंग से संबंधित, तो जैसा कि कोई माध्यम है उसमें ये तरंगे हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ होता है वो तो सुरंग होता है, और नीचे जो गड्ढे में होता है गर्त होता है। मतलब दो गर्तों के बीच या दो सुरंगों के बीच क्या कहते हैं? लैम्डा या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब तरंगदैर्घ्य में दो निकट सुरंग या दो निकट गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है। दूरी मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है। देखिए यहाँ से देखिए और यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्डा। एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड, एक कंपन में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे T से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो T बराबर 1/n, मतलब आवर्तों की संख्या। T बराबर 1/Hz, मतलब हर्ट्ज इनवर्स 1 या सेकंड। आवर्ती, एक सेकंड में कंपन की गई संख्याओं को आवर्ती कहते हैं। इसे N या F या V से भी दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। N बराबर 1/T या 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। ठीक है, आयाम या एम्पलीट्यूड। जब तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का कोई कण साम्य अवस्था में दोनों
और जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है तरंग का आयाम कहलाता है। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। जैसा कि जो ये सरंग जितना ये सरंग ऊपर जाएगा या जितना ये गर्त नीचे जाएगा, इसे एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। वह तरंग दैर्ध्य की चाल, तरंग की चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, v बराबर एन लैम्डा, लैम्डा बराबर v बटा एन, तो यहाँ से एन बराबर v बटा लैम्डा। जैसा कि किसी ध्वनि की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ है तो उसकी तरंग दैर्ध्य 17.5 सेंटीमीटर है। यह 3.5 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा? तो 3.5 किलोमीटर या 3,500 मीटर होता है। एन बराबर v बटा लैम्डा तरंग दैर्ध्य की चाल v, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, एन आवृत्ति, v बराबर एन बटा लैम्डा, v बराबर 40 इंटू 17.5 बटा 10 बराबर 700 मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा 5 सेकंड। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए दूसरा, किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तो वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो लैम्डा बराबर v बटा एन, तो यहाँ से 440 बटा 220 इंटू डबल जीरो, तो यहाँ से 1/50 लैम्डा, मतलब तरंग दैर्ध्य का मान 1/50 आ जाएगा। अब ध्वनि या साउंड है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। ये एक प्रकार की आंतरिक तरंगें हैं। क्योंकि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। इसमें माध्यम के कण तरंग के समांतर गति करते हैं। इस तरंग में संपीड़न व विरलन क्षेत्र होते हैं। संपीड़न मतलब पास पास कण और विरलन में थोड़ा थोड़ा दूर दूर कण होते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया, अश्रव्य और पराश्रव्य। अश्रव्य, इसकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से कम होता है। मनुष्य इन्हें अपने कानों से नहीं सुन सकते, जैसे हृदय ध्वनि, भूकंपीय ध्वनि। अब सरंग तरंगे, इसकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इसमें मनुष्य अपने कानों से सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे, इसकी आवृत्ति का मान 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ये मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं। इन तरंगों का उपयोग मशीनरी पुर्जों की सफाई के लिए, विमानों के पार्टों की सफाई के में, पत्र के इलाज में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की चाल, अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। जैसे ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखिए, ठोस में जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल, स्टील और लोहा और लेड। एल्यूमिनियम में 6,420 मीटर प्रति सेकंड, निकल में 6,040 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में 5,960 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में 5,950 मीटर प्रति सेकंड, लेड में 3,980 मीटर प्रति सेकंड। अब द्रव में देखिए, जैसे समुद्री जल में 1,531 मीटर प्रति सेकंड, अशुद्ध मतलब शुद्ध जल में 1,498 मीटर प्रति सेकंड, जबकि गैस में हाइड्रोजन में 1,284 मीटर प्रति सेकंड, हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड, वायु में 346 25 डिग्री सेल्सियस पर, 344 22 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि 331 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है। और ध्वनि की चाल किन किन माध्यम पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भरता, किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। किसी माध्यम का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। दाब पर निर्भरता, किसी माध्यम का ताप बढ़ाए समान रखने पर
या दाब को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं होता। ध्वनि की चाल दाब से कोई संबंध नहीं रखती है। जैसे 25 डिग्री पर 246 मीटर प्रति सेकंड एक पास्कल, 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 पास्कल 346 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब घनत्व पर निर्भरता, ध्वनि की चाल रूट डी मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्वनि की चाल समानुपाती 1/√d, मतलब ध्वनि की चाल बढ़ेगी तो घनत्व घटेगा। ठीक है। आर्द्रता पर निर्भरता, ध्वनि की चाल वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। आर्द्रता वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में अधिक होती है। आर्द्र वायु ध्वनि की चाल ज्यादा और शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम। ध्वनि की चाल पर दिशा, वायु की दिशा पर निर्भरता, ध्वनि की चाल वायु की दिशा पर निर्भर करती है। वायु की दिशा और ध्वनि की चाल, चाल की चाल ध्वनि की चाल बढ़ेगी। वायु की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ध्वनि की दिशा में वायु की दिशा अगर विपरीत है तो ध्वनि की चाल कम होगी। गैस के अणु पर निर्भरता, गैसों का अणु भार बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 अणु भार है तो इसमें ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम के 4 अणु में 965, ऐसे ही नाइट्रोजन में 28, ऑक्सीजन में 32 और कार्बन डाइऑक्साइड में 44। ध्वनि के अभिलक्षण या गुणधर्म, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का या तेज या धीमा सुनाई देना ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। यह मान आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल समानुपाती आयाम का स्क्वायर। आवाज़ तेज होगी तो ध्वनि की चाल भी अधिक होगी। ठीक है। अगर आवाज़ धीमी होगी तो ध्वनि की चाल भी कम होगी। जैसा कि देखिए, छोटी घंटी का आयाम कम होता है तो ध्वनि की चाल कम होगी। बड़ी ध्वनि की आयाम अधिक होता है, ध्वनि बढ़ेगी। ध्वनि की तीव्रता ओडोमीटर यंत्र के उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को ओडोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की चाल की तीव्रता को डेसिबल्स में 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। WHO के अनुसार हमारे कानों के लिए 45 डेसिबल की आवाज़ को सुनना सुग्राह्य माना गया है, जबकि 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण में मानी जाती है। 30 से 50 डेसिबल सामान्य वार्तालाप के लिए मानी जाती है। ठीक है। अब पिच या तारत्व, आवाज़ का पतला या मोटा सुनाई देना उसे तारत्व पर निर्भर करता है और तारत्व का मान उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व और समानुपाती आवृत्ति, अगर तारत्व अधिक होगा तो आवृत्ति भी अधिक होगी। ठीक है। और आवाज़ बारीक होगी। और अगर तारत्व कम होगा तो आवृत्ति कम होगी, आवाज़ मोटी होगी। हमें ध्वनि का परावर्तन, आवाज़ को किसी सतह से टकरा कर वापस सुनाई देना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। और यह परावर्तन प्रतिध्वनि की वजह से सुनाई देता है। प्रतिध्वनि, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए स्रोत व श्रोता के मध्य 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 2 माध्यमों के मध्य 1.1 सेकंड का समांतराल होना चाहिए। डॉलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है। अब विमा ज्ञात करना। ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको सूत्र याद है तो आप विमा निकाल सकते हो। ठीक है। देखिए, द्रव्यमान मीटर और सेकंड। ठीक है। द्रव्यमान को हम m से, मीटर को l से और सेकंड को t से दर्शाएंगे। ठीक है। जिनका मात्रक समान होता है उनकी विमा सूत्र भी समान होता है। जैसे दूरी, विस्तार मतलब लंबाई व चौड़ाई का मीटर होता है तो L1। ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो मीटर, इसका मात्रक बटा दूरी का मात्रक मीटर और सेकंड का समय का सेकंड होता है। ठीक है। तो यहाँ से मीटर को L1 से ले लेंगे, सेकंड को T1 से ले लेंगे। तो यहाँ से L1 T इनवर्स 1। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से ऊपर चली जाएगा ना, तो यहाँ से m का मान नहीं है तो M0 L1
टी इनवर्स वन हो जाएगा। ठीक है, और वेग का भी यही है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका भी यही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेंसिटी घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में जबकि आयतन को मीटर क्यूब में। तो देखिए किलोग्राम द्रव्यमान को किलोग्राम को देखिए मीटर इनवर्स मीटर 1 में बटा L3 में। ठीक है, मीटर क्यूब है ना तो L3 में, तो ऐसे M1 और ये L ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 3, तो ऐसे M1 L इनवर्स 3 समय का नहीं है तो समय का 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी सूत्र का हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण M इंटू ए, द्रव्यमान को किलोग्राम में बल्कि त्वरण को मीटर प्रति सेकंड में, तो ये न्यूटन होता है। ठीक है, तो किलोग्राम को किलोग्राम, इसको M और यहाँ से सेकंड को इनवर्स 2, तो किलोग्राम को M1 और M को L1। ठीक है, और S इनवर्स 2 को T इनवर्स 2। भार का भी यही सूत्र है क्योंकि भार बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, मतलब जिसका मात्रक समान होगा तो उसका सूत्र भी समान होगा। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, तो जी बराबर F इंटू आर स्क्वायर बटा M1 इंटू M2 एन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स। तो यहाँ से देखिए इनका मात्रक निकल के आ जाएगा। अब कार्य बराबर मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है और स्थितिज ऊर्जा का भी जूल होता है, जबकि गतिज ऊर्जा का भी जूल। तो जिनका मात्रक समान तो उनका सूत्र भी समान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गतिज ऊर्जा का देखिए के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ M v स्क्वायर, M द्रव्यमान v मतलब वेग का स्क्वायर, तो यहाँ से M1 L2 T इनवर्स 2 मतलब जूल हो जाएगा। जूल का मतलब जूल का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे M1 L2 T इनवर्स 2। वह PE बराबर है mgh, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई, तो यहाँ से M1 L2 S इनवर्स 2। ठीक है, मतलब जिसका मात्रक समान उनकी विमाएँ भी समान होगी। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, तो पास्कल को हम शॉर्ट में M1 L इनवर्स 1 T इनवर्स 2 पास्कल, यहाँ से मतलब 0.1% चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए बस। अब सदिश राशि, ऐसी भौतिक राशि जिन्हें परिमाण व दिशा दोनों सदिश कहलाती है, जैसा कि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, घनत्व आदि। अब अदिश राशि, ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, सदिश राशि कहलाती है, जैसा कि दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, ऊष्मा, समय, विद्युत धारा, आयतन, द्रव्यमान आदि। मूल राशि, मूल राशि ऐसी भौतिक राशि है जिनमें अन्य भौतिक राशियों के सहयोग से परिभाषित नहीं किया जाता है, उसे स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया गया है, मूल राशि कहलाती है। इनकी संख्या 7 होती है। अब कौन कौन सी होती है ये देखिए एक बार। देखिए लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पीयर में, जबकि पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। ठीक है, तो ये मूल राशियाँ 7 होती है। ठीक है, और देखिए व्युत्पन्न राशि, ऐसी राशि जिनके मूल राशियों के से तैयार किया जाता है व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, भार, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। और संपूर्ण राशि वे भौतिक राशि है जिनमें मूल राशि व व्युत्पन्न राशियों से अलग रखा गया है, संपूर्ण राशि कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है 2। समतल कोण मात्रक रेडियन होता है, जबकि ठोस कोण का मात्रक स्टेडियन होता है। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।